हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट, और इसी टाइप से अगली वीडियो में कवर कर लेंगे टैक्स इंसिडेंस का पार्ट। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का इंट्रोडक्शन का पार्ट दे रखा है, ये देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपको किसी पर्सन की इनकम की टैक्सेबिलिटी के स्कोप को देखना है कि उसकी पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा, टैक्सेबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या डिटरमिन करना पड़ता है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है। रेसिडेंशियल स्टेटस को हिंदी में क्या बोलते हैं, निवास की स्थिति। तो करदाता के निवास की स्थिति देखनी पड़ती है, मतलब वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, वो देखना पड़ेगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं। असेसी की बात करते हैं। असेसी में क्या आता है, पर्सन। पर्सन में क्या आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज आ जाती है, लोकल अथॉरिटी, फर्म ये आ जाता है। इसके अलावा एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारा पार्ट आ जाता है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपका टिपिकल जो पार्ट आता है, या क्वेश्चन अगर आ भी गया तो इंडिविजुअल एचएफ से रिलेटेड आ जाता है या कंपनी से रिलेटेड आ जाता है, और कभी कभी एओपी बीओआई का पूछ सकता है। तो ज़्यादातर आपका यही पार्ट कवर है। इसके लिए सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल है, जो कि एक तरीके से रेसिडेंशियल स्टेटस की कंडीशंस बताएगा। तो इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 6। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी डिटरमिन्स द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। इसका मतलब असेसी की जो इनकम है उसके चार्जेबिलिटी के स्कोप को बताता है कि उसकी इनकम पर टैक्स अप्लाई होगा या नहीं होगा, मतलब उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, कि वो रेसिडेंट है तो उस केस में क्या होगा, दो पार्ट आ जाएगा कि वो ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली है। याद रखना ये सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में आता है, और किसी केस में नहीं आता। और किसी केस में तो नॉर्मल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट यही देखा जाता है। ठीक। whether a person will be charged to a particular income or not depends on his residential status। और याद रखना कि हर साल क्या होता है, जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस है वो सेम नहीं रहता, वो चेंज हो सकता है। क्या पता आज आप इंडिया में रह रहे हो, अगले साल आप नहीं हो, अगले साल आपकी जॉब लग गई कहीं बाहर तो आप बाहर चले गए, तो उस वक्त आपका क्या हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया। ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन दे रखी है जिसकी वजह से हो सकता है, और एग्जाम्पल भी मैंने कवर किए हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये तो वैसे मैंने बता दिया आपको, फिर भी देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सेक्शन 6 प्रोवाइड्स द टेस्ट फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द पर्सन्स विच कैन बी कैटेगराइज एज अंडर। पर्सन उसमें देखिए इंडिविजुअल एंड एचयूएफ और अदर। रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट, ये तो है ही। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ में ये भी आ गया ऑर्डिनरली रेसिडेंट, तो इसको आप ROR बोल सकते हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट ऐसे बोल सकते हो, R&OR। ठीक है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इसको शॉर्ट में बोल देना ROR। इसी तरीके से इसके लिए क्या बोल दिया, RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, RNOR। ठीक है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ये आ गया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा कुछ पॉइंट्स को। ये जनरल पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर। इसमें ये बोल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमिन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर। इन अदर वर्ड्स रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन में वेरी फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल भी आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब बोला सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम। देखिए आपको पता है कि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है, सैलरी का पार्ट भी है, या और भी है जैसे कैपिटल गेन का पार्ट है, या सैलरी का पार्ट नहीं मान के चलो आपका बिजनेस है, इसके अलावा क्या है आपका कैपिटल गेन भी हुआ, हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट भी हुआ। तो वो बोल रहा है कि एक ही रेसिडेंशियल स्टेटस होगा, ये नहीं कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग है, कैपिटल गेन के लिए अलग है, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग सोर्स के लिए अलग अलग स्टेटस नहीं हो सकता। तो बोल रहा है पर्सन कैन हैव ओनली वन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर ए प्रीवियस ईयर, दैट इज ही कैन नॉट बी ए रेसिडेंट फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम एंड नॉन रेसिडेंट फॉर अनदर सोर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सोर्स के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए वो रेसिडेंट है और कैपिटल गेन के लिए वो नॉन रेसिडेंट है, ऐसा जनरली नहीं हो सकता। और याद रखना कि जो भी पर्टिकुलर आप रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो वो प्रीवियस ईयर के लिए देख रहे हो। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता रहनी चाहिए। आपको पता है कि आप असेसमेंट ईयर के हिसाब से प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो। इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ए सिटीजन ऑफ इंडिया में नॉट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। सीधी सी बात है, कह रहा है ना ए सिटीजन ऑफ इंडिया में नॉट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। तो जैसे मेरे भाई की बात कर लीजिए, या आपका कोई रिलेटिव की बात कर लीजिए, वो क्या करता है, बाहर काम करता है, आपको पता है। तो आपको पता है कि वो पिछले साल जब भी इंडिया में था, जब भी रह रहा था शुरू से ही, तो वो तो क्या था, एक तरीके से सिटीजन भी था और रेसिडेंट भी था, क्योंकि वो वहीं पर ही रह रहा है। ठीक है। इंडियन सिटीजन क्यों हुआ, क्योंकि बाय बर्थ पैदा हो गया, तो आपको पता है इंडिया में पैदा हुआ, जनरली वो इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल गई। ठीक। उसके बाद क्या है, वो वहीं पे रह रहा है तो वो रेसिडेंट कहला रहा है। लेकिन अगर अब वो बाहर काम कर रहा है, जैसे मेरा भाई काम करता है दोहा में, कतर, आपने सुना होगा, गल्फ़ कंट्री है कतर। ठीक है। तो वो दोहा में काम करता है और उसको जो भी इनकम मिलती है वो आता है 2-2 साल बाद आता है। तो कंडीशन तो आगे आपको पता चल जाएगी, आएगी। लेकिन देखिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया। अब मान के चलिए कि वो 1 साल दोहा में काम करता है और 1 साल यहीं पे काम करता है,
तो उसका हर साल स्टेटस अलग अलग होगा। ठीक है, सिटीजन तो वह है ही, इंडियन सिटीजन तो है ही, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस अलग हो गया। एक साल जनरली वो क्या हो गया, रेसिडेंट हो सकता है, एक साल जनरली क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ऐसा कंडीशन आ सकती है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा, क्या पता नहीं भी आए। तो देखिए वो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है और कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक, और अगर आपने मुझसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट देखा था, तो उसमें भी मैंने आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी बताया था। इट मीन्स ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसमें ये श्रीलंका को भी एक्सक्लूड कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के पर्पज़ के लिए। लेकिन वहाँ मैंने क्या बताया था, ही एट एनी टाइम हेल्ड इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होगा, जिसने इंडियन पासपोर्ट हेल्ड कर रखा है, या जिसके फादर हो गए या मदर हो गए, यानी पेरेंट्स हो गए, माता पिता, और जिनके ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी सिटीजन ऑफ इंडिया थे बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के संविधान के अकॉर्डिंग, और द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसका आजकल आपने बहुत ज़्यादा हो हल्ला देखा होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 देखा होगा ना जनरली, या सुना होगा बहुत ज़्यादा। तो उसके बेसिस पे क्या बोल रहा है, या तो वो या उसके माता पिता या उसके दादा दादी इंडिया के सिटीजन थे, ये बोल रहा है, तब जाके वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है। या जैसे मान के चलो मैं हूँ, तो मेरी पत्नी जिससे मैंने शादी करी मान लो श्रीलंका की थी, ठीक है, तो बोला द पर्सन इज ए स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन, तो मैं तो इंडियन सिटीजन और मेरी वाइफ श्रीलंका की, तो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गई, क्योंकि उसने किससे शादी करी, मुझसे, इंडियन से शादी की। इस तरीके से आपका पार्ट आ गया। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी एक तरीके से ये पार्ट आ जाता है। तो सिटीजनशिप अलग है और रेसिडेंटशिप का पार्ट अलग है। वो किसके बेसिस पे, वो कंडीशन के बेसिस पे। एक मिनट इसको सही करूँ यार, अब ठीक है आ गया। अब देखिए कंट्री स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही पर्सन की एक ही साल में दो रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं। ये बोल रहा है कि ए पर्सन कैन हैव सेम रेसिडेंशियल स्टेटस इन मोर देन वन कंट्री। इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि एक से ज़्यादा कंट्री में उसके सेम रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी रेसिडेंट, वहाँ पर भी रेसिडेंट, ऐसा हो सकता है। ये कंट्री स्पेसिफिक बोल दिया। तो ये किसके बेसिस पे है, जब आप आगे प्रोविजन के पार्ट देखोगे। सबसे पहले क्या दे दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें दे दिया इंडिविजुअल सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, क्योंकि सारे के सारे किससे रिलेटेड है, सेक्शन 6 से रिलेटेड। फिर इसके अंदर क्या आएगा, ए का पार्ट आएगा, यानी सब सेक्शन 1 के अंदर भी क्या आएगा, ए पार्ट आएगा और सी पार्ट आएगा। इस तरीके से आता रहेगा। ये बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ऊपर देखा था आपने। अगेन ए रेसिडेंट इंडिविजुअल में फर्दर बी कैटेगराइज एज ओ आर ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जो मैंने बताया था आर ओ आर बोलना, और अगर शॉर्ट में यहाँ बोलना चाहते हो इसको तो आर एन ओ आर, और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इसको बोलते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और इसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। अब सबसे पहले कंडीशन क्या दे रखी है, बेसिक कंडीशन दे रखी है रेसिडेंट की। देखिए सबसे पहले सिंपल कर रहे हैं कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर बेसिक कंडीशन दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर दी तो वो क्या है, बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो जनरली क्या कह रहा है, रेसिडेंट के केस में आ रहा है। और देखिए जनरली एक कंडीशन क्या होती है और एडिशनल कंडीशन होती है जिसमें दोनों पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। वो किसके लिए होती है, ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए होती है, वो आगे देखेंगे। अभी हम क्या सोच रहे हैं, सिंपल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। और मैंने चार्ट भी कवर किया जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए बोल रहा है एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ़ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। अब देखिए याद रखना कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे। तो बाहर का कोई पर्सन आ रहा है, वो यहाँ पे 182 दिन या उससे ज़्यादा रह रहा है पिछले साल, तब भी हम क्या बोलेंगे कि यार बेसिक कंडीशन तो पूरी हो ही गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए और आ रहा है। तो अगर ये नहीं हो पा रही तो ये हो सकती है। सेकंड में क्या बोल रहा है, ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। याद रखना कि इसमें ढंग से पढ़ना, प्रोविजन बहुत टिपिकल होते हैं, लेकिन क्या है कि हर पर्टिकुलर लाइन का मतलब होता है। देखिए और का मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं कि आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी है। बेसिक में आपको सिर्फ एक ही कंडीशन पूरी करना जरूरी है, या तो ये वाली कीजिए या ये वाली कीजिए, आप एक तरीके से रेसिडेंट हो जाएंगे। अब ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली वो आगे भी डिपेंड है, किस पे, वो एडिशनल कंडीशन पे डिपेंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने ये दोनों कंडीशन ही पूरी नहीं की तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाते हो। तो आपको दोनों में से एक कंडीशन पूरी करना जरूरी है रेसिडेंटशिप के लिए, ये बोल दिया। तो देखिए 182 दिन या उससे ज़्यादा आप पिछले साल इंडिया में रह रहे हो। दूसरा क्या बोल दिया, या तो 60 दिन या उससे ज़्यादा पिछले साल इंडिया में रहे हो, ठीक है, तो वो पिछले साल हो गया। फिर बोल दिया एंड फॉर 365 और मोर डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब पिछले साल जिसमें आप बोल रहे थे कि आप 65 दिन रहे, 60 दिन रहे, यानी 60 दिन या उससे ज़्यादा रहे, उससे जस्ट पहले के 4 साल, उससे जस्ट पहले के 4 साल आप
365 दिन या उससे ज़्यादा रहे टोटल मिला के। ठीक है, कैसे? जैसे मान के चलिए कि मैं बोल रहा हूँ कि असेसमेंट ईयर चल रहा है क्या 2021, आपको पता है। प्रीवियस ईयर क्या है 2019-20। इसमें आप क्या है, इंडिया में 65 डेज़ रहे, तो आपने ये क्राइटेरिया तो पूरा नहीं करा, लेकिन आपने 65 डेज़ का ये क्राइटेरिया पूरा कर लिया। ठीक है, लेकिन उससे जस्ट पहले के 4 साल एंड बोल रहा है, तो साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, उससे जस्ट पहले के 4 साल मतलब 18-19, 17-18, ठीक है, और 16-17 और 15-16, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, ये बोल रहा है। इन 4 साल में आपको 365 दिन या उससे ज़्यादा दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 65 डेज़ तो हो गया और साथ में आपको 365 दिन या उससे ज़्यादा, ठीक, और मोर रहना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी, आपकी बेसिक कंडीशन पूरी होगी। ये बोल रहा है टेक्स्ट पॉइंट, गिवन कंडीशंस आर अल्टरनेटिव इन नेचर, इसका मतलब असेसी नीड टू सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन आ गया। और नॉन रेसिडेंट में क्या बोल रहा है, एन असेसी हु इज़ नॉट सेटिस्फाइंग सेक्शन 6(1) जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर वाला, शैल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब अगर दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो पर्टिकुलर पर्सन नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, और उस हिसाब से क्या होगा, क्या पता उसके टैक्सेबिलिटी का पार्ट ना लगे। लेकिन देखिए वो तो आप टैक्स इंसिडेंट्स में पढ़ेंगे कि इनकम एक्रू और डीम टू बी एक्रू, ऐसे पढ़ा था ना आपने, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, इस तरीके से आप आगे पढ़ेंगे, वो टैक्स इंसिडेंस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हमें उसकी तरफ नहीं जाना, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट देखना है। इलस्ट्रेशन 1 देखिए फटाफट। सैम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, सबसे पहली बार आया रखना, फर्स्ट टाइम आया, तो इसका मतलब क्या है, पिछले किसी भी सालों में वो इंडिया में नहीं रहा। ठीक है, पिछले किसी भी सालों में वो इंडिया में नहीं रहा, इसका मतलब सेकंड कंडीशन तो वो सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाएगा, ये वाली तो वो कर ही नहीं पाएगा। अब उसको यही कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात, नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया प्रीवियस ईयर 1920 में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज, 183 डेज, 153 डेज। अब ये 3 केस दे रखे हैं, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सिंपल है। देखिए अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सिंपल है, लेकिन आपको अगर है ना दिक्कत होती है तो नॉर्मल सोच लीजिए कि ऐसे 182 और 60 एंड 365, जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, क्योंकि देखो 182 डेज़ और मोर तो होगा, 60 डेज़ और मोर तो होगा, 365 डेज़ और मोर तो होगा। तो जनरली मैक्सिमम तो क्या होगा, पूरे साल हो सकता है, लेकिन मिनिमम का जो क्राइटेरिया है वो तो यही है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है इस तरीके से। तो आप देखिए कि सबसे पहले वाले केस में क्या बोल रहा है, 50 डेज़, नॉर्मल सी बात। तो प्रीवियस ईयर में क्या है, वो सिर्फ 50 दिन ही रहा, तो इसका मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो वो नॉन रेसिडेंट है, चाहे पहली देखिए चाहे दूसरी देखिए। पहली बात तो मैंने बोल ही दिया था कि दूसरी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों कि अगर 60 डेज़ का क्राइटेरिया पूरा हो भी जाता है, लेकिन उससे जस्ट पहले के 4 साल का 365 डेज़ का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 183 डेज़ हो गया, तो पहली कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 182 डेज़ और मोर। और थर्ड में क्या बोल दिया, 153 डेज़। तो आपको पता है कि पहली और दूसरी में से ये 60 डेज़ का पार्ट तो हो गया, क्योंकि देखिए 182 तो नहीं हो पाया, लेकिन आपने दूसरी कंडीशन में आपने क्या बोला, 60 डेज़ और मोर, और उससे जस्ट पहले के 4 साल 365 डेज़ और मोर। तो पिछले साल तो 153 डेज़ था इंडिया में, लेकिन उससे पहले साल तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहली बार इंडिया आया है। ठीक है, अगर ये लिखा था कि सैम इज़ ए इंडियन सिटीजन, इस तरीके से बोल दिया होता तो हमें पता चलता कि यार हम ये मान लेते कि पिछले 4 सालों में क्या है, यानी पिछले से पिछले जो भी 4 साल हैं, क्योंकि पिछले साल तो वो 60 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है, और उससे जस्ट पहले 4 साल भी हमने मान लिया होता कि वो 365 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वो क्या है, बाहर से आया, क्या है, बाहर से आया है पहली बार। ठीक, तो इस तरीके से एक बार पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, नॉर्मल पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब देखिए इलस्ट्रेशन 2 में देखिए, समझ गए ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये बोल रखा है, ये नॉन रेसिडेंट बोल रखा है, ये रेसिडेंट बोल रखा है, क्योंकि पहली कंडीशन पूरी हो गई, पहली या दूसरी उसमें से कोई सी भी होनी थी तो पहली हो गई। अब देखिए दूसरी जनरली हो नहीं सकती, आपको पता है, क्योंकि 153 डेज़ है, 60 डेज़ तो हो गए, लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, दो ही रिसाइडेड फॉर मोर देन 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट इन 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एज ही केम इंडिया फर्स्ट टाइम ही डिड नॉट रिसाइड इन इंडिया, वो इंडिया में रहा ही नहीं, क्योंकि वो पहली बार आया। हैंस ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, यानी वो ए वाली कंडीशन भी पूरी नहीं कर पाया और सी वाली भी नहीं कर पाया, दस ही इज़ ए नॉन रेसिडेंट। तो इसलिए मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो अभी मैंने पढ़ा दिया ये पार्ट। इलस्ट्रेशन 2 देखिए क्या बोल रहा है, एंडी ए ब्रिटिश नेशनल, आ गया बाहर का, कम्स टू इंडिया। अब देखिए आपको पता है कि वो तो ब्रिटिश सिटीजन है,
लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जो टैक्सेबिलिटी का पार्ट है वो किसके बेसिस पे है, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे है। तो क्या पता वो रेसिडेंट भी हो सकता है क्योंकि वो इंडिया में रह रहा हो, उसने 60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, ये भी हो सकता है। एक्सेप्शनल कंडीशंस भी बताऊंगा अभी आपको, देखना 3 एक्सेप्शन अलग अलग आते हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। देखिए बोल रहा है एंडी ए ब्रिटिश नेशनल कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 15-16, ठीक है, तो देखो 15-16। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 ही वॉज इन इंडिया फॉर 55 days, 60 days, 80 days, 160 days and 70 days respectively. डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। घूमने के लिए आता होगा जनरली, मान के चलिए। अब देखिए इसके लिए कीजिए, माइंड में कंडीशन याद रखिए क्या है, 182 डेज और मोर सबसे पहली। तो देख लीजिए कि 2019-20 के लिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर क्या है 2021, तो प्रीवियस ईयर क्या है 1920, उसमें कितने दिन रहा, वो 70 डेज रहा। तो 182 डेज का तो नहीं हुआ। और अब और में देखिए 60 डेज और मोर, तो 70 डेज और मोर है ही। और उससे जस्ट पहले के 4 साल, यानी 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, पीछे से देखा कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो देख लीजिए 55 + 60 + 80 + 160 कितने होते हैं ये, 80 + 60 140 + 160 300। हाँ, ये 355 हो गए। तो देखिए 365 डेज़ और मोर नहीं हुए, 365 डेज़ और मोर नहीं हुए, तो इसका मतलब वो अभी भी नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि पहली तो कंडीशन पूरी नहीं हुई और दूसरी भी होने वाली थी, लेकिन वो 355 दिन ही रहा। तो बोला ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडी वाज इन इंडिया फॉर 70 डेज एंड ड्यूरिंग 4 ईयर, जो कि उससे जस्ट पहले के हैं, उसमें वो 355 दिन ही रहा। ये कैलकुलेशन करके दे रखी है आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये बोला 10 ही डज नॉट सेटिस्फाई सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड कंसिक्वेंटली ही इज़ ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। अब देखिए एक्सेप्शन के केस में आपके 3 जनरली इसके रूल आ रहे हैं, ये देख लीजिए ढंग से, आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग केसेस कंडीशन सेकंड ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, मतलब सी वाली कंडीशन, जो जिसको हम क्या बोलेंगे, सी वाली कंडीशन इज़ इररेलेवेंट। अब देखिए मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कौन सी कंडीशन, 60 डेज और मोर वाली कंडीशन बोल रहा है कि वो इररेलेवेंट है और उसकी जगह 60 डेज की जगह 182 डेज आ जाते हैं, 182 डेज और मोर आ जाते हैं। यहाँ पे जब एक्सेप्शन का पार्ट बोलेगा, इन सारे पर्सन के लिए याद रखना 182 डेज़ या मोर आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, तो 60 डेज़ का पार्ट हट जाता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एक्सेप्शन के केस में मैंने नीचे लिखा हुआ है, वैसे तो देख लीजिए एक बार, लिखा होगा मैंने, ये रहा। देखिए बोल रहा है अबव असेसी शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ़ ही रिसाइड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि जैसे 182 दिन उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पहली कंडीशन का पार्ट बन जाते हैं। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि इनके लिए सेकंड कंडीशन का पार्ट है ही नहीं, इनके लिए फर्स्ट कंडीशन ही होगी। उस केस में क्या होगा, आपको वो 365 डेज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि जस्ट 4 साल पहले एक तरीके से, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। सीधी सी बात है, अगर याद नहीं आ रहा तो मेरे भाई का नाम याद रख लेना, कमल। मेरे भाई कहाँ है, दोहा में, कतर में। तो आपको पता है कि वो जनरली किसके लिए गया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए गया है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि मेरे भाई दोहा में जनरली क्या गया है, कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए गया है। तो ये एक एग्जाम्पल का फॉर्म बन गया। नोट ए पर्सन गोइंग अब्रॉड इन कनेक्शन विथ हिज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ नॉट कवर्ड बाय अबव एक्सेप्शन। याद रखना, देखिए अब क्या बोल रखा है, ये टिपिकल लाइन है थोड़ी सी, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ के केस में 60 डेज़ का पार्ट ही रहेगा, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है पर्सन गोइंग अब्रॉड, बाहर जा रहा है, इन कनेक्शन विथ हिज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि यहीं की कंपनी, इंडिया की कोई कंपनी है, इंडिया में उसका एम्प्लॉयमेंट है मान के चलिए, या बाहर की कंपनी इंडिया में ही होती है ना, आपको पता है कि आपका इंडिया में एम्प्लॉयमेंट है, वो जनरली आपको ट्रेनिंग के लिए या कहीं पे बिजनेस के कनेक्शन से रिलेटेड बाहर भेज देते हैं। तो उस केस में भी आपका क्या लगेगा, 60 डेज और मोर का पार्ट लगेगा, 182 डेज और मोर का पार्ट नहीं लगेगा, क्योंकि बोल रहा है इज़ नॉट कवर्ड बाय अबव एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में मैंने क्या बताया कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए बाहर जा रहे हो, तो बाहर की कंपनी, जैसे मेरा भाई बाहर गया हुआ है दोहा में, तो वहाँ की कंपनी ने उसको हायर किया हुआ है, जबकि यहाँ की कंपनी नहीं है इंडिया की, वो बाहर की ही कंपनी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक्स इज़ हैविंग बिजनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 ही विजिटेड टू जापान फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल फॉर हिज बिजनेस, ठीक है। अब देखो बिजनेस इंडिया में है, अब आप बाहर गए किसके कनेक्शन में, ही विजिटेड टू जापान फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल फॉर हिज बिजनेस, फ्रॉम देयर ही वेंट टू यूएसए फॉर अटेंडिंग ए बिजनेस मीटिंग, सिंस एक्स वाज आउटसाइड इंडिया इन कनेक्शन विथ हिज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ही इज़ नॉट कवर्ड बाय एक्सेप्शन, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन से कवर्ड नहीं है और वो इस नोट का पार्ट है, क्यों, क्योंकि बिजनेस उसका इंडिया में
और वो इस बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड कहाँ जाता है, जापान विजिट कर रहा है, यूएसए विजिट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में इसके लिए 60 डेज का पार्टी लगेगा, 182 का नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या है। देखिए अब मेरे भाई का सोचिए, मेरा भाई क्या कर रहा है, बाहर काम कर रहा है दोहा में, मैंने बताया। अगर वो जैसे मेरी शादी हुई थी तो मान के चलो कि 3 महीने के लिए आता, 3 महीने का मतलब क्या हो गया, 90 डेज़ के लिए, और मान के चलिए एक्सेप्शन का पार्ट नहीं लगता तो वो 60 डेज और मोर का पार्ट होता। तो इसका मतलब उस साल की जो भी उसकी इनकम होती वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाती। जबकि अगर 182 डेज़ का क्राइटेरिया है तो उसका फ़ायदा है ना। ये जो क्राइटेरिया वो क्या है, 182 डेज़ का है। ये सेकंड वाला क्राइटेरिया क्या है, 182 डेज़ और मोर का है। थर्ड वाला क्या है, 182 डेज़ और मोर का है। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जनरली जो आपके 60 डेज लग रहे हैं उसकी जगह 182 डेज आ रहे हैं। तो मेरे भाई का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर वो 90 दिन इंडिया में भी रहता है तो उसकी जो भी इनकम वहाँ की कमाई गई है दोहा की, वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो एक तरीके से टैक्स फ्री होगी, क्योंकि वो वहाँ के कानून, वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो गई है। तो यहाँ पे उसका टैक्स का पार्ट बनेगा ही नहीं। यही तो मैंने बताया। तो ये सिंपल पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ऐसे सोचिए। ठीक, तभी एक तरीके से फ़ायदा हो गया मेरे भाई को। वैसे ही ये वाला पार्ट मत सोचना, ये तो जनरली क्या है, इंडिया में ही आपका बिजनेस है और आप क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो बिजनेस कनेक्शन के लिए बाहर, जापान में, यूएसए में। तो उस केस में तो आपका जो पार्ट आएगा वो 60 डेज या मोर का ही आएगा। अब देखिए अगला क्या बोल दिया, एक इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ रहा है, किस वजह से, ये बोल रहा है कि इंडियन शिप के क्रू के मेंबर के फॉर्म में प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ रहा है। तो उस केस में भी 60 डेज और मोर की जगह 182 डेज और मोर का पार्ट लग जाएगा। वैसे बोल दिया थर्ड वाले पॉइंट में कि एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु नॉर्मली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखिए कभी कभी इसमें एनआरआई का पार्ट आपका आ सकता है ना, क्योंकि आप सोचिए कि जब मैंने आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बताया तो उसमें क्या बताया, इट मीन्स ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, इसको छोड़ दीजिए। तो बोला इफ़ ही एट एनी टाइम हेल्ड इंडियन पासपोर्ट, या तो इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, कईयों के पास क्या होती है, दोहरी नागरिकता होती है। वैसे ही और आइदर हिज पेरेंट्स, यानी वो या उसका पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन, मैंने आपको बताया। और थर्ड में क्या बोल दिया, द पर्सन इज ए स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन, या वो जो पर्सन है वो इंडियन सिटीजन या पर्सन का क्या स्पाउस है, यानी पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, ऐसे जनरली बोल रखा है। ठीक, तो ये वाले पार्ट में बोल रखा है कि एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक, तो वो विजिट के पर्पज़ से ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर आता है, तो उस केस में वो आराम से 90 दिन, 120 दिन ऐसे रह सकता है, क्योंकि उस केस में 182 डेज़ या मोर का लग जाता है। तो अगर वो 181 दिन रह के भी चले गया, 181 दिन यानी 181 डेज़ पे चले गया, 182 दिन नहीं रहा, तो उस केस में भी क्या होगा, हम क्या बोलेंगे कि वो रेसिडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 60 डेज और मोर की जगह 182 डेज और मोर का पार्ट लग रहा है, तो वो उससे कम ही रहा और चले गया। तो उस केस में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट नहीं रहा, वो तो जनरली नॉन रेसिडेंट ही रहा, क्योंकि उसकी बेसिक कंडीशन भी पूरी नहीं हुई। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या बोल रखा है, ए पर्सन इज डीम्ड टू बी ए इंडियन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ़ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। मैंने आपको बताया था, हेयर ग्रांड पेरेंट्स में बी पैटर्नल और मैटरनल, ये बोल रहा है। देखिए दादा दादी में दोनों आ गए, पिता के साइड के भी और माता के साइड के भी, मतलब हमारे नाना नानी भी आ गए। ठीक है, मम्मी के जो पापा मम्मी है, आपकी मम्मी के जो पापा मम्मी है, याद कीजिए कौन है, आपके नाना नानी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ग्रांड पेरेंट्स में भी पैटर्नल, यानी हमारे साइड के। तो हमें पता है कि हमारे पिता के जो मम्मी पापा है वो हमारे क्या होंगे, दादा दादी होंगे। वैसे हमारे मम्मी के जो मम्मी पापा है वो हमारे क्या होंगे, नाना नानी होंगे। तो वो भी इंक्लूड कर दिया गया इसमें। टैक्स पॉइंट आपको बता ही दिया मैंने। अब वो असेसी शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ ही रिसाइड्स इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो अच्छी बात है, एक तरीके से उनका टैक्सेबल पार्ट नहीं रहेगा। और देखिए जो अभी हमने ना क्रू मेंबर की बात की थी, कि एक तरीके से जो इंडिविजुअल है सिटीजन ऑफ इंडिया, और बोल रहा है कि एंड ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ ए शिप, तो एक शिप के क्रू का मेंबर है। द पीरियड और पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल वॉयज नॉट इंक्लूड द पीरियड beginning on the date entered into continuous discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual for the eligible voyage and ending on the date entered into continuous discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship in respect of such voyage। देखिए voyage का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है लॉन्ग जर्नी के लिए जाना, किसके थ्रू, सी के थ्रू या स्पेस के थ्रू। तो आप देख सकते हो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस में जाते हैं तो काफ़ी टाइम रहते हैं। वैसे ही हम सी की बात करते हैं तो कई जने देखो आप क्रू मेंबर होते हैं वो 6-6 महीने क्या रहते हैं। ये मान लो कि सी में या समुद्र की बात कर रहा हूँ, वहीं पे जनरली क्या करते हैं, काम करते रहते हैं शिप पे। तो यहाँ पे यही बोल दिया कि जब भी वो ज्वाइन कर रहे हैं किसमें, इसके अंदर ये सर्टिफिकेट है, इसके अंदर क्या है, ज्वाइनिंग की जो डेट लिखी हुई है
और इसके अलावा उसकी साइनिंग ऑफ की डेट लिखी हुई है, वो इसके स्टे इन इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। ढंग से देख लेना क्या बोला, नॉट इंक्लूड द पीरियड। तो यहाँ पे बोला द पीरियड और पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल नॉट इंक्लूड द पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट एंटर्ड इनटू सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप। इसका मतलब उसने शिप को ज्वाइन करा, तो यहाँ पे नॉर्मल पार्ट क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे क्या है, ये साइनिंग ऑफ की डेट। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी पर्टिकुलर उसकी लॉन्ग जर्नी है वो एंड हो रही है किस डेट को। तो यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में दे रखा है इन सिंपल वर्ड, इन द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज रिकॉर्डेड एज 1 जनवरी 2020। एग्जांपल दे रखा है, एंड डेट ऑफ एंडिंग द वॉयज इज रिकॉर्डेड एज 31 जनवरी 2020। तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 31 जनवरी, जो 31 दिन है वो उसके इंडिया के स्टे के नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने शिप को ज्वाइन कर लिया था क्रू मेंबर के फॉर्म में, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि वो एक तरीके से बाहर चले गया, वो इंडिया में स्टे नहीं कर रहा। तो कब से लेके 1 जनवरी से 31 जनवरी, तो वो 31 दिन इंडिया में स्टे के नहीं गिने जाएंगे। एलिजिबल वॉयज का मतलब मैंने क्या बताया, वॉयज का मतलब क्या बताया कि जब आप सी के थ्रू या शिप के थ्रू, बोल रहा हूँ सी के थ्रू बोल रहा हूँ, जब आप शिप के थ्रू क्या करते हो या स्पेस में एक तरीके से लॉन्ग जर्नी करते हो, तो यहाँ पे हम किस में कर रहे हैं, सी में कर रहे हैं। तो बोल रहा है एलिजिबल वॉयज शैल मीन ए वॉयज अंडरटेकन बाय ए शिप engage in the carriage of a passenger or freight in international traffic, where for the voyage having oriented from any port in India has as its destination any port outside India। मतलब इंडिया से आपका ओरिजिनेशन है और डेस्टिनेशन क्या है, इंडिया के बाहर। और बोल रहा है एंड फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया हैज एज इट्स डेस्टिनेशन एनी पोर्ट इन इंडिया। तो बाहर से लेके इंडिया में, ये पार्ट है नॉर्मल, तो इतना डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। टेरिटोरियल वाटर अगर आपको देखना है तो मैंने शायद इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट जब चालू किया था उस वक्त डिटेल में बताया था, TWI टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैंने आपको बेस लाइन ये बताई थी। उसके बाद फिर भी देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो हल्का सा पॉइंट बताता हूँ। TW टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल मतलब क्या होता है, 1.1515 माइल्स, जिसका मतलब क्या हो गया 1.853 किलोमीटर। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसको, जैसे 12 नॉटिकल माइल्स को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या आपको बोल रहा है ना 1 नॉटिकल माइल्स में ये है, तो जैसे 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर निकल के आ जाएगा माइल्स की जगह। तो ये बोल रहा है कि टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको पता है कि जैसे इंडिया का नक्शा है, तो जो बेस लाइन है उसके 12 नॉटिकल माइल तक का हिस्सा भी इंडिया का हिस्सा है। तो अगर आप अभी भी यहाँ पे हो तो आप इंडिया में स्टे करते हुए ही माने जाओगे, ठीक है। जिसमें इंक्लूड क्या बोल दिया, कोई बे। अब देखिए इसमें ये वाली वो वाली बे नहीं है जो आप ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लड़के लड़की एक दूसरे को बोलते हैं कि यू आर माई बे, यू आर माई बे। बे ये जनरली वो वाला बे है जो कि खाड़ी की बात करता है, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। वो वाला बे तो ये होता है BAE, यही तो होता है समथिंग। और जनरली इसका मतलब क्या है, खाड़ी, जिसको हम बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए इसका अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि जनरली मैंने इतना सोचने की नहीं कभी आज तक। तो इंस्टाग्राम पे देखते रहता हूँ लोगों को लिखते हैं माई बे, तो एक बार मुझे बताना। यहाँ पे जनरली बोल रहा है खाड़ी। गल्फ़ का मतलब क्या है, देखिए गल्फ़ कंट्रीज़ बोलते हैं। देखिए इसका मतलब है पार्ट ऑफ सी दैट इज़ ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि से गिरा हुआ, लैंड से गिरा हुआ समुद्र का भाग, सी का पार्ट, ठीक है। हार्बर मतलब हो गया बंदरगाह। क्रीक मतलब हम बोल सकते हैं, देखो छोटी नदी बोल सकते हैं, या एक सकरी खाड़ी हो गई। जैसे हमने बे बोल दिया ना, तो बे ऑफ बंगाल तो बड़ा है, वैसे एक सकरी खाड़ी टाइप का हो गया, ठीक है। या आप छोटी नदी बोल सकते हो। टाइडल रिवर मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ पे बोलते हैं ना ज्वार भाटा आता है, टाइड आता है, तो ऐसी रिवर जिसका हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, फ्लो है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। आप देखते हो कि बहुत बार क्या होता है, पानी जम करता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ज्वार आ गया, ज्वार भाटा आ गया, तो वो टाइडल रिवर हो गया। तो जनरली ये सारा का सारा पार्ट इंडिया के रिलेटेड माना जाएगा, और आप स्टे इन इंडिया माने जाओगे अगर आप इस टेरिटोरियल वाटर के अंदर हो। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, मिस पाल एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल 19 फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए टोक्यो में। शी केम टू इंडिया ऑन 11 अक्टूबर 2019 फॉर ओनली 190 डेज। डिटरमिन हर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 1920। अब देखिए जब याद रखना कि इनकम टैक्स में ये भी होता है कि कुछ दे नहीं रखा होता तो हम क्या बोलते हैं कि 24 आवर्स गिनते हैं, कि जब से वो छोड़ के गया उसके बाद से हम क्या करते हैं 24 आवर्स गिनते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा 24 आवर्स, क्यों? क्योंकि किस टाइम गया हमें पता नहीं है। अगर टाइमिंग पता होता तो हम बोल देते, लेकिन वो 1 अप्रैल को गई है मिस पॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल भी गिना जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया में आने का और इंडिया छोड़ने का दोनों दिन गिने जाएंगे, इंडिया में आने का और इंडिया छोड़ने का। तो वो इंडिया कब छोड़ा उसने, 1 अप्रैल को, तो ये भी गिना, ठीक है। 1920 आपको क्या करना है, डिटरमिन हर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 1920 याद रखना।
तो 1 अप्रैल 19 को वो छोड़ के गई, तो ये एक दिन हो गया। शी केम टू इंडिया ऑन 11 अक्टूबर, तो ये भी गिना जाएगा। तो अक्टूबर में क्या होते हैं, कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। हाँ, तो 11 से लेके 31 गिनिए, 21 डेज हो जाएंगे। ठीक है, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 29, क्योंकि फरवरी 2020 की बात कर रहा है तो लीप ईयर है, इसलिए इसमें 29 डेज है। ठीक है, पूरा का पूरा 4 से डिवाइड जाता है, ये भी आपको पता है। और मार्च के 31, तो टोटल मिला के ये 174 हो गए। एक बार काउंट कर लो। हाँ, मैंने तो काउंट कर लिए, टोटल 174 है। ये भी गिन लेना, याद रखना, इसको मत करना, नहीं तो बोलोगे कि सर इसको भी गिन लेना है, नहीं कहने का मतलब इसको मत देखना कि सिर्फ ये देख लिया सिर्फ। तो ये तो 173 हो रहे हैं और ये +1 174 डेज हो गए। फिर देखिए आपको पता है कि वो क्या आई, फॉर ओनली 190 डेज आई। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि देखो 190 डेज़ के लिए आई और आपको पता है कि वो 1 अप्रैल को क्या छोड़ के गई थी, तो वो भी गिना था, और 11 अक्टूबर को आई थी, और बाकी वो 190 डेज़ के लिए आई। तो टोटल मिला के कितने होंगे, 192 डेज़ होंगे ना। 192 में 74 गए तो बाकी 18 डेज़ है, जो कि वो 2021 में रह रही है। पर हमको ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो चलो मैं इसको सही कर दूंगा, बाद में आपको प्रिंट दूंगा ना, तो 18 डेज़ दे दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो टोटल मिला के 192 डे हुए ना, क्योंकि देखो आपको पता है कि वो इंडिया छोड़ के भी जा रही है और इंडिया आ रही है, वो तो दिन है अलग से, लेकिन ये 190 डेज़ हैं। तो टोटल मिला के 192, उसमें से 174 तो यहाँ गए, तो बाकी 18 डेज अगले साल के लिए। ये बोला सिंस सी लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि जो 60 डेज़ है मोर है, उसकी जगह 182 डेज़ आ जाएंगे, और जबकि वो प्रीवियस ईयर में 174 डेज़ ही इंडिया में थी। Hence, for becoming resident, she has to stay in India for at least 182 days. However, she is in India for only 174 days during the previous year. Thus, she is non-resident for the previous year 1920. सिंपल सा बात, ठीक। अब अगला देखिए क्या बोल रहा है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, स्टे एट सेम प्लेस इन इंडिया इज़ नॉट नेसेसरी। कहीं पे भी आराम से घूम सकते हो, घुमक्कड़ प्रजाति के हो, कहीं पे भी घूमो, कहीं पे भी रहो, आपकी मर्जी है। किसी भी होटल में रहो, किसी भी घर में रहो, आपकी मर्जी है। कंटिन्यूस स्टे इन इंडिया इज़ नॉट नेसेसरी, इसका मतलब क्या, आज 10 दिन के लिए आए, फिर 20 दिन के लिए अपनी कंट्री में चले गए, फिर 50 दिन के लिए आए, तो टोटल मिला के तो हम क्या करेंगे, पिछले साल में जितने दिन भी आप इंडिया रहे उसके हिसाब से हम गिनेंगे। आपके छोड़ने का दिन और आने का दिन वो भी गिनेंगे। सी ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिसाइड इन इंडिया इफ़ ही इज़ ओन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। आ गया। फॉर इंस्टेंस इफ़ एन इंडिविजुअल स्टे ऑन ए शिप विच इज इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब TWI के अंदर हो, 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर हो, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज हिज प्रेजेंस इन इंडिया, तो वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, उस केस में स्टे इन इंडिया देखा जाएगा, और रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए उसके दिन आपके काउंट किए जाएंगे। अब देखिए एडिशनल कंडीशन की बात कर रहा है, जिसमें क्या बोल रहा है कि ये पता करना है कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो उसमें जनरली क्या होगी, आपकी 2 कंडीशन होगी, दोनों पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एंड आता है। तो अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं करी, यानी एक कर ली और एक नहीं करी, तब हम क्या बोलेंगे कि एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हुई। और एडिशनल नहीं हुई तो उस केस में क्या होगा, तो वो कहलाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए दोनों कंडीशन जरूरी है। बेसिक तो देखिए रेसिडेंट के लिए जरूरी है। अब रेसिडेंट में क्या आ गया, ये बोल रहा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, फर्दर कैटेगराइज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ROR RNOR। ठीक है, ROR के लिए क्या बोल दिया, इफ़ ए रेसिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाइड द फॉलोइंग 2 एडिशनल कंडीशन, फॉलोइंग 2। ठीक है, ये नहीं बोल रखा एनी ऑफ द वन, ऐसे नहीं बोल रहा, जनरली क्या बोल रहा है, दोनों कंडीशन। ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। ही हैज़ बिन रेसिडेंट इन इंडिया एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब देखिए आपको पता है कि ही हैज़ बिन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। अब ये इसका मतलब क्या है, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, जो आपने ऊपर A और C प्रोविजन देखे थे ना, तो आपने देखा था कि 182 डेज या 60 डेज एंड 365 डेज और मोर। तो आपको ये बोल रहा है कि या तो वो 182 दिन या उससे ज़्यादा रहो, 10 पिछले सालों में से 2 साल रेसिडेंट इन इंडिया रहो। इसका मतलब वो जो बेसिक कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई की हो। इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, इसका मतलब क्या है, पिछले साल को छोड़ के। क्योंकि आपको ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड तो हम बेसिक कंडीशन को देख रहे हैं, तो बेसिक कंडीशन पिछले साल तो है। फिर जैसे हम एडिशनल कंडीशन की तरफ आ रहे हैं तो बोल रहा है कि पिछले साल को छोड़ के उससे जस्ट पहले के 10 सालों में 2 साल वो इंडिया में रेसिडेंट रहा हो। इसका मतलब रेसिडेंट के लिए फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि 182 डेज और मोर, या 60 डेज और साथ में एंड 365 डेज और मोर, जो कि जस्ट इससे पहले के 4 साल हो। तो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से बोल दिया कि चलो ये भी तो है और साथ में ये भी है एंड, ही हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया
फॉर ए पीरियड ऑफ 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 previous years इमिडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल को छोड़ के उससे जस्ट पहले 7 सालों में वो 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहो। टैक्स पॉइंट क्या बोल दिया, टू बी ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया वन हैज़ टू सेटिस्फाई, मतलब किसी भी पर्सन को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1) एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ 6 सबसेक्शन 6, ये वाली कंडीशन। ठीक है, याद रखना जो ये एडिशनल कंडीशन है ये क्या है, 6 सबसेक्शन 6 वाली। तो हमें बेसिक तो पूरी करनी है रेसिडेंट के लिए, और जब हमें अगर ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनना है तो हमें ये दोनों कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके हम क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, और अगर इन दोनों में से हमने एक भी कंडीशन यानी एक कंडीशन पूरी कर ली और एक नहीं करी, या दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं करी, तो उस केस में हम क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। यही बोल रहा है। तो बोल रहा है कि इफ़ ए रेसिडेंट इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन, तो बोथ का मतलब क्या है, दोनों ही कंडीशन पूरी करना जरूरी है। तो अगर दोनों में से सिर्फ एक ही करते हैं तब भी यही कहलाएंगे। ठीक है, और दोनों ही नहीं करते तब भी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली ही कहलाएंगे। तो ये बोल रहा है ही इज़ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। तो एडिशनल कंडीशन के लिए हमेशा है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, और बेसिक कंडीशन के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 4 में देखिए क्या बोल रहा है, Mr. X, aged 19 year, left India for first time on May 31, 2019. Determine his residential status for the previous year 1920. If he left India for employment purpose, he left India on world tour. देखिए, अब अगर आपको दिक्कत होती है तो खुद का सोच के सोचिए कि अगर आप एक्स हो और आपकी एज 19 ईयर है, आप इंडिया छोड़ के चले गए 31 मई को, और किस पर्पज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए। तो सोचिए एक्सेप्शन के केस में क्या बताया था कि 60 डेज़ की जगह क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए तो 182 डेज़ और मोर का पार्ट आ जाएगा आपका। तो देखिए बोल रहा है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले ये सोचिए कि मई 31 को वो छोड़ के गया तो अप्रैल का पूरा पार्ट आएगा और मई के भी पूरे 31 डेज आ जाएंगे। अब वो छोड़ के चले गया, इसका मतलब वो आया ही नहीं। आप देख लीजिए 1920 में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दे रखा, तो टोटल मिला के वो 61 डेज रहा। मिस्टर एक्स वाज इन इंडिया फॉर 61 डेज, और बोल रहा है कि ये पहली टाइम इंडिया छोड़ के गया है, मतलब उससे जस्ट पहले के 4 साल वो 365 डेज और मोर था। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, क्यों? क्योंकि 60 डेज की जगह क्या लगता है, 60 डेज और मोर की जगह क्या लगता है, 182 डेज और मोर लगता है। तो देखिए बोल रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 X stayed in India for 61 days. Further, he was in India for more than 365 days during 4 year immediately preceding the relevant previous year. मतलब 1920 से जस्ट पहले के 1819, ठीक है, 1718, 1617, 1516, मतलब 1516, 1617, 1718, 1819, 4 साल वो इंडिया में था ही, क्योंकि वो पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है। एस ही लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस केस में हमने क्या बोल दिया कि 60 डेज और मोर लगता, लेकिन क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहा है। सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1) सबसेक्शन C shall not be applicable on such assessee. He will be treated as resident in India if and only if he resided in India for at least 182 days during the previous year. Hence, Mr. X is a non-resident in India for the previous year 1920. अब देखिए जैसे ही रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में नॉन रेसिडेंट का पार्ट आया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही रेसिडेंट का पार्ट आता है फिर जाके आप देखते हो कि यार ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तब जाके आप एडिशनल कंडीशन देखते हो। अगर बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो आपको एडिशनल की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए होंगे नॉर्मल पार्ट। लेकिन सेकंड वाला केस, सेकंड वाले में क्या बोल दिया, वो इंडिया से बाहर जा रहा है वर्ल्ड टूर के लिए, तो इस केस में हमने क्या बोल दिया, वो विजिट के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जा रहा, तो उस केस में 60 डेज और मोर लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वो इंडिया में अब क्या है 61 डेज, तो 60 डेज और मोर, तो इसका मतलब वो इंडिया में 61 दिन है, 61 डेज है, और उससे जस्ट पहले के 4 साल वो 365 डेज और मोर था। तो बेसिक कंडीशन तो पूरी हो गई। अब एडिशनल देखिए, एडिशनल भी हो गई होगी, क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि अगर हम पिछले साल की बात कर रहे हैं उसको छोड़िए, उससे जस्ट पहले के सालों में वो इंडिया से बाहर कभी गया ही नहीं, तो इसका मतलब पिछले 10 सालों में, ये पिछले नहीं बोल रहा, 1920 से पहले के 10 सालों में उसमें से 2 साल वो क्या है रेसिडेंट रहा हो। तो आपको पता है कि देखिए जब वो इंडिया में ही रहा होगा तो 182 डेज और मोर वो इंडिया में ही रहा होगा, तो इसका मतलब 2 सालों तक वो, या पूरे मान लो जब भी था, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 10 सालों की बात कर रहे हो, तो 10 सालों में क्या है वो पूरे के पूरे 10 साल ही इंडिया में था। और साथ में एंड का मतलब क्या था कि इस साल को छोड़ के 1920 को छोड़ के उससे जस्ट पहले के 7 सालों में वो 730 डेज या उससे ज़्यादा
इंडिया में रहा हो, रिसाइडेड इन इंडिया, ये बोल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो सारी की सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, बेसिक एडिशनल। तो वो क्या है, रेसिडेंट है और ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो बोल रहा है सिंस ही लेफ्ट इंडिया ऑन वर्ल्ड टूर विच इज़ नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 6(1). ठीक है, जो मैंने एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए बताया था जनरली, और दो और कंडीशन बताई थी, वो एक बार पढ़ लेना। सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी वन कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1), जिसमें मैंने ए और सी कंडीशन बताई थी, 182 डेज और मोर, और दूसरी कंडीशन क्या बोली थी, 60 डेज और मोर, और एंड 365 डेज। उससे जस्ट जो 60 डेज था उससे जस्ट पहले के 4 साल में 365 डेज और मोर हो। मेक्स हिम रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 एज ही सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, क्योंकि वो 60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में है पिछले साल। ही इज़ रेसिडेंट इन इंडिया। फर्दर ही ऑल्सो सेटिस्फाइड ड्यूल कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो मैंने ये बोला ये बेसिक के लिए है और ये एडिशनल के लिए। सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब उससे जस्ट पहले प्रीवियस ईयर 1920 से जस्ट पहले के 10 साल और 7 साल का क्राइटेरिया उसने पूरा किया हुआ है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, इलस्ट्रेशन 5 देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक्स केम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 24, 2015। अब ढंग से देखना, देखिए क्या बोल रहा है, जुलाई में आया। फ्रॉम जुलाई 24, 2015 टू दिसंबर 25, 2016 ही वाज इन इंडिया। अगेन ही केम टू इंडिया ऑन अगस्त 5, 19 फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज एंड लेफ्ट इंडिया ऑन नवंबर 25, 2019 परमानेंटली। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 अज्यूमिंग ही इज़ ए फॉरेन सिटीजन, ही इज़ एन इंडियन सिटीजन। देखिए अब आप क्या है, कंफ्यूज हो जाते हो पर्टिकुलर। जब हमने इलस्ट्रेशन देखा तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ही इज़ ए फॉरेन सिटीजन, ही इज़ एन इंडियन सिटीजन। अज्यूम, तो दो केस दे रखे हैं। वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया। अब अगर वो फॉरेन सिटीजन होता तो देखिए सीधी सी बात है, एक्सेप्शन के पार्ट में वो आ ही नहीं रहा। जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया 3, उसमें देख लेना। इसी तरीके से अगर वो इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आ रहा है तब भी वो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि इंडियन सिटीजन अगर बाहर रहता है और वो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए यानी विजिट के लिए आया, घूमने के लिए आया, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आया, तब वो एक्सेप्शन में आएगा और तब 182 डेज़ और मोर का पार्ट आ जाएगा। अभी तो हम 60 डेज़ का ही देखेंगे, चाहे कोई सा भी केस हो। चाहे आप देख लेना एक बार, देखिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको थोड़ा सा वापस से ध्यान आ जाए मैंने क्या बोला था। देखिए एक्सेप्शन में क्या बोला कि हम 60 डेज और मोर की जगह 182 डेज लेंगे। कब लेंगे, एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया। तो इसको छोड़िए, ये तो छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि बाहर का कोई पर्सन आ रहा है, वो फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया में आ रहा है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे देखिए फॉरेन सिटीजन का पार्ट यहाँ पे कहीं पे भी कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन सिटीजन की बात कर रहा है, यहाँ भी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात कर रहा है। तो फॉरेन सिटीजन का केस आ ही नहीं रहा, तो उसमें 60 डेज़ का पार्ट ही लगेगा, ना कि 182 डेज़ का पार्ट। जबकि एक्सेप्शन में क्या लग रहा है, 182 डेज़ और मोर का पार्ट लग रहा है। तो अब हम 60 डेज़ एंड 365 देखेंगे फॉरेन सिटीजन में, सबसे पहले केस में। दूसरे केस में क्या बोल दिया कि बाहर का कोई पर्सन आ रहा है जो एक्स, वो इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आ रहा है। अब देखिए, अब इंडियन सिटीजन वो जो छोड़ के गया, तो दोनों केसेस में पहले दूसरे में छोड़ के जा रहा है, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है और एक क्रू मेंबर के फॉर्म में जा रहा है। और तीसरे में क्या है कि बाहर से कोई पर्सन आ रहा है लेकिन विजिट के लिए आ रहा है, जबकि हमारे केस में क्या आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है। अगर वो विजिट के लिए आता, इंडियन सिटीजन हो गया, क्योंकि हमारे केस में क्या बोल दिया, वो इंडियन सिटीजन है और वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है। अगर वो विजिट के लिए आता तो हम 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ लेते, और जैसे ही 182 डेज़ लेते तो वो सेकंड कंडीशन यानी एंड 365 वाला साथ में पार्ट रहता ही नहीं, और सीधी सी बात है फर्स्ट कंडीशन का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन का ही पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सेप्शन का पार्ट अप्लाई हो ही नहीं रहा। तो ऐसे आपको सोचने की ज़रूरत है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सोचिए कि इसमें मैंने बताया ही इज़ ए फॉरेन सिटीजन, ही इज़ एन इंडियन सिटीजन। नॉर्मल पहले गिन लीजिए कि 1920 में कितने दिन गिल रहा, जुलाई 24, 2015 को फर्स्ट टाइम आया, ये बोल रहा है। ठीक है, एक्स केम इंडिया फ्रॉम जुलाई 24, 2015 टू दिसंबर 25, 2016 ही वाज इन इंडिया, ये था। फिर वो छोड़ के चले गया। अगेन ही केम टू इंडिया ऑन अगस्त 5, 19। तो देखिए अगस्त 5, 19 एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, और लेफ्ट कब कर गया 25 नवंबर 2019 को परमानेंटली। तो आप देख सकते हो अगस्त 5 को आया, तो 5 अगस्त से लेके एक बार आप सोचिए 5, 6, 7, 10, 6 दिन तो हो गए अपने कितने, 10 तक। और उसके बाद अगस्त क्या है 31 तक होता है, तो 21 + 6, हाँ 27 डेज, बिल्कुल ठीक है। सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, और देखिए लेफ्ट इंडिया और नवंबर 25। तो देखिए हमने आने का दिन भी गिना है और जाने का दिन भी गिना है। जाने के दिन में टोटल कितने हो गए, नवंबर के 25, बिल्कुल ठीक है। 113 डेज। एक बार देखिए टोटलिंग कर लेना, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये तो मैंने प्रिंट लिए हैं कहीं से।
फर्दर ही वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर एज शोन बिलो। अगर आपको इसको देखना है, कवर करना है, तो यहाँ से देखना कैसे कि यार वो 24 जुलाई का आया तो 24 से 31 जुलाई कितने दिन हो गए, 8 डेज हो गए, ऐसे कितने हैं। फिर अगस्त देखिए, अगस्त के कितने 31, सितंबर के कितने 30, अक्टूबर के कितने 31, ऐसे आपको गिनने हैं क्योंकि वो दिसंबर तक रहा है। नवंबर के कितने 30 और दिसंबर के कितने 25। तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपको देखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि अगेन ही केम टू इंडिया 2019 को, देखिए 16 तक रहा है, यहाँ गलती मैंने कर दी, तो 15 तो पूरा पार्ट आएगा और 15-16 का मार्च तक का तो पूरा पार्ट आएगा। तो देखिए 15-16 का ये 8 डेज, 31, 30, 31, 30, 31, फिर 31, 29, 31 पूरा आ गया। फिर आपका ये अगला साल आ गया 16-17 और 16 में वो 25 तक रहा है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट ये भी आ गया। तो आप देख सकते हैं टोटल मिला के जो डेज़ होंगे वो कितने होंगे, 521 डेज़ होंगे। कितने होंगे, 521 डेज। तो बोल रहा है एज ही सेटिस्फाइज कंडीशन गिवन इन सेक्शन 6(1) सबसेक्शन सी, ही इज ए रेसिडेंट इन इंडिया। देखिए ये जो मैंने पार्ट बताया वो किससे रिलेटेड है, कि जिसमें मैंने बताया था 60 डेज और मोर। तो आप देख सकते हो कि पिछले साल 113 दिन था, ये आपको पता है। और ये बोल रहा है कि उससे जस्ट पहले के 4 साल, तो 4 साल देख लीजिए, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, टोटल मिला के वो कितने दिन होना चाहिए, 365 डेज और मोर। तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है। तो बेसिक कंडीशन का मतलब क्या है, वो रेसिडेंट है। अब हम क्या देख रहे हैं, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या NOR, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। फर्दर ही वाज रेसिडेंट ड्यूरिंग 2 आउट ऑफ 10 ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। कैसे, आप सोचिए कि अगर मैंने 1920 में बोल दिया कि वो 113 डेज था, उससे जस्ट पहले के 10 साल, उन 10 सालों में वो 2 साल इंडिया में रेसिडेंट हो, तो आप देख सकते हो 15-16, 16-17, 182 डेज और मोर, 269 यानी 182 डेज और मोर। तो ये तो है ही, तो अच्छी बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो 2 साल रेसिडेंट था इंडिया में, तो ये हो गया। एंड 2019-20 छोड़िए, उससे जस्ट पहले के 7 साल, उन 7 सालों में टोटल मिला के वो 730 डेज़ या उससे ज़्यादा। अब देखिए यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि वो 4 साल में 15-16, 16-17 था, फिर आया था वो 19-20 में, बीच में रहा ही नहीं। तो इसका मतलब उसका 521 डेज़ का पार्ट ही पूरा हुआ था 7 सालों में, जबकि पूरा कितना करना था, 730 डेज़ और मोर का पार्ट पूरा करना था। तो ये बोल रहा है एस ही इज़ नॉट सेटिस्फाइंग ड्यूल कंडीशन, जो कि सेक्शन किसकी है, 6 सबसेक्शन सी की। तो 6(1) किसकी है, बेसिक की, जिसमें A और C आती है, और 6 सबसेक्शन सी में क्या आती है, 2 कंडीशन आती है, 10 में से 2 साल और 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा। पिछले साल को छोड़ देना या रखना, उससे जस्ट पहले के 10 साल की बात कर रहा है, उसमें 2 साल रेसिडेंट है इंडिया में, और उससे जस्ट पहले के 7 सालों में, यानी पिछले साल को छोड़ के उससे जस्ट पहले के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा, तब जाके दोनों कंडीशन जैसे पूरी होती है तो वो ROR कहलाता है। नहीं होती तो रेसिडेंट तो था क्योंकि बेसिक पूरी हुई है, पर एडिशनल पूरी नहीं हो पाई तो वो क्या कहलाएगा, बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाएगा इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, ये बोल रहा है कि नोट हिज स्टेटस शेल रिमेन सेम इन द बोथ केसेस। क्यों, क्योंकि फॉरेन सिटीजन कवर्ड नहीं होते एक्सेप्शन में। अच्छी बात है, तो उस केस में 182 डेज़ नहीं आता, 60 डेज़ और मोर ही आता है। तभी हमने क्या करा, 113 डेज़ के हिसाब से कवर कर लिया और इसकी बेसिक कंडीशन को अप्रूव कर लिया। कमिंग इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज इज नॉट कवर्ड बाय एक्सेप्शन टू सेक्शन 6(1)(c। तो आपको पता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए आ रहा है। बी केस में हमने क्या माना था कि वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर से आ रहा है। अगर वो विजिट के लिए आ रहा है, घूमने के पर्पज़ के लिए आ रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, 60 की जगह 182 डेज चलते हैं। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आ रहा है तो यहाँ 60 डेज ही चलेंगे। तो उस केस में 113 को हमने अप्रूव कर दिया, तो यहाँ पे भी हमने अप्रूव कर लिया था कि हाँ भाई वो तो क्या है, रेसिडेंट है। लेकिन वो नॉट ऑर्डिनरी क्यों नहीं है, कहने का मतलब सॉरी, वो नॉट ऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि उस केस में क्या है, उसने जो दोनों कंडीशन है, ड्यूल कंडीशन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की, वो पूरी नहीं करी। ड्यूल कंडीशन में सिर्फ एक ही करी, जबकि बोथ कंडीशन पूरी करना जरूरी है। ठीक, अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि पर्टिकुलर ये इलस्ट्रेशन 6 है, इसका पार्ट आपको दे देता हूँ करने के लिए। तो एक बार आप ये प्रैक्टिस कर लेना। इसका आंसर वैसे तो नीचे है, लेकिन एक तरीके से आपको क्या होगी, थोड़ी आदत पड़ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे बोल ही रखा है कि एक्स एक फॉरेन सिटीजन है, उसका क्या है, इंडिया में रिसाइड किया वो 1920 में 83 डेज के लिए। डिटरमिन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 1920, अज्यूमिंग हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू प्रीवियस ईयर इज एज फॉलोज। ये क्वेश्चन का पार्ट है। 2004-5 में कितने दिन रहा, 220, 5-6 में 15 दिन, 6-7 में 257 दिन, 7-8 में 110 दिन। आराम से आप देखोगे, नीचे देखिए मैंने ये भी कवर कर रखा है, ये पूरा सॉल्यूशन का पार्ट है। इसके नीचे देखिए पूरा का पूरा पार्ट है कि भाई वो रेसिडेंट है,
नॉन रेसिडेंट, 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 इस तरीके से कवर कर रखा है जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब आप बोलोगे सर रेसिडेंट कैसे रहता है, तो याद रखना कि आपको क्या करना है, पहले बेसिक कंडीशन देखनी है, 182 डेज और मोर देखना है तो अच्छी बात है, आपको सेकंड कंडीशन पे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक में जाना, बेसिक की सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो आप वो 60 डेज़ और मोर का पार्ट देखिए, और उससे जस्ट पहले के 4 साल में भी देखिए कि 365 डेज़ और मोर का पार्ट आ रहा है। अगर वो दोनों एक साथ आ रहा है, 60 डेज़ एंड 365 डेज़ और मोर, तब जाके आप क्या बोलोगे, हाँ रेसिडेंट है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। याद रखना, इस तरीके से सोच के चलना है तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा 17-18 में, क्योंकि वो 15 डेज ही इंडिया में रहा, तो आपको पता है कि फिर हमें क्या है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 60 डेज से वैसे ही कम है। इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 67 डेज़ है और इससे जस्ट पहले के 4 साल आप देख लेना, तो वो क्या है एक तरीके से मेरे तभी मेरे हिसाब से क्या है, ये रेसिडेंट की कंडीशन पूरी कर रहा है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि यार 10 में से 2 साल या 10 में से कितने साल, जैसे 10 में से 2 साल और 7 साल में 730 दिन है, उससे ज़्यादा की कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन उसके बाद दे रखी है। ठीक, याद रख लेना हमेशा। तो ऊपर जो कंडीशन दे रखी है वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए सबसे पहले कवर कर रखी है। तो वो सोचने के लिए आप क्या कीजिए, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की ए और सी की कंडीशन को मिला के देखिए। देखिए यहाँ पे सी भी दे रखा है, तो इसका मतलब इसने कौन सी लगाई है, 60 डेज़ मोर वाली, 60 डेज़ और मोर वाली एंड 365 डेज़ और मोर उससे जस्ट पहले के 4 साल वाली लगा रखी है। अगर कहीं पे उसने ए वाली कंडीशन लगा रखी होगी तो वो दे रखी होगी, मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं लगा रखी ऐसे। ठीक, या बोथ कह रखा है तो बोथ का मतलब क्या है, दोनों ही लगा रखी है। तो एक बार ये ज़रूर करके देख लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मेरे हिसाब से क्या है कि इसके 15 मिनट और लग जाएंगे। अब देखिए बोल रहा है द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड ऑफ हिज स्टे इन इंडिया। ये मैंने चार्ट कवर कर लिया, जल्दी जल्दी बता जाता हूँ, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर बेसिक कंडीशन पूरी होती है तो देखिए बता दिया, पता चल रहा है 60 डेज़ और मोर एंड 365 डेज़ और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर इमीडिएटली। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 साल। अगर ये नहीं होती है तो वो नॉन रेसिडेंट होता है। नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, तो दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन भी पूरी नहीं कर पा रहे। अगर एक भी करते तो बेसिक आ जाता, लेकिन हम एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे, यानी दोनों ही नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट आ गए। अब बेसिक कंडीशन के यहाँ पे एक्सेप्शन का पार्ट था, 3 बार आपको पढ़ा दिया तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर क्या आ गया कि इफ़ असेसी इज़ द रेसिडेंट, फर्दर चेक एडिशनल कंडीशन, ही इज अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड his stay in India in the last 7 year preceding the relevant previous year is 730 days। इसमें क्या बोल दिया कि अगर कंडीशन पूरी होती है एडिशनल की दोनों, एंड का मतलब क्या हो गया, दोनों, तो आर ओ आर सेटिस्फाइज बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन। आर एंड ओ आर, बेसिक तो पूरी कर दी बट नॉट द एडिशनल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही नहीं की या एक भी नहीं करी, दोनों ही नहीं करी एडिशनल की या एक भी नहीं करी, क्योंकि एंड का मतलब क्या है, दोनों ही करनी है तब जाके आर ओ आर है। अगर दोनों में से एक भी नहीं करी या दोनों ही नहीं करी तब जाके क्या होगा, आर एन ओ आर होगा। ठीक, अब देखिए आपको दे रखा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट। अब देखिए इसमें ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एचयूएफ में भी ये बोल रखा है कि रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट के केस में क्या बोल दिया, ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली। ठीक है, रेसिडेंट एचयूएफ कब होगा, व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एचयूएफ इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। देखिए बोल रहा है होली और पार्टली, इसका मतलब जो भी कंट्रोल मैनेजमेंट बोल रहा है एचयूएफ का जो भी काम है, देखिए जो भी आपका बिजनेस है वो कौन संभालता है, कर्ता संभालता है। अब कर्ता कहाँ पे है, तो ये बोल रहा है कर्ता कहाँ से संभाल रहा है, संभालने का मतलब क्या है, कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब डे टू डे ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन की बात कर रहा है कि कहाँ से वो बैठता है अपनी सीट पे और डायरेक्शन देने का काम करता है, इसका मतलब ये है। तो उस केस में ये बोल रहा है कि अगर वो पार्टली भी डायरेक्शन इंडिया से दे रहा है तो उस केस में वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। और ये नहीं कि देखो इंडिया में एक ही प्लेस पे हो, कहीं पे भी जनरली होना चाहिए, लेकिन जहाँ से वो डायरेक्शन दे रहा है वो प्लेस इंडिया में होना चाहिए, इसका मतलब ये है। कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिव पावर, एक्चुअल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। मेयर राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज इज़ नॉट इनफ, कि कंट्रोल का अधिकार दे दिया गया और मैनेज करने का, वो तो एक क्या करते हैं हम डायरेक्टर को भी देते हैं, ठीक है, एक मैनेजर को भी देते हैं, लेकिन वो थोड़ी ये बोल रहा है कि एक्चुअल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी वो बोलेगा इधर जाओ तो इधर जाओ, उधर जाओ तो उधर जाओ। इसका मतलब ये तो बात है कि मेन पर्सन वही है। आपके घर में भी जनरली आप देखोगे कोई बड़ा होता है, जैसे बोल दिया उसने ऑर्डर दे दिया, आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक,
तो वैसे ही यहाँ पे बात कर रहा है सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट द कैरिंग आउट ऑफ डे टू डे अफेयर। तो ये बोल रहा है सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात कर रहा है, सारा डायरेक्शन उसके पास है, नॉट द कैरिंग आउट ऑफ डे टू डे अफेयर। वो तो नॉर्मल क्या है, मान लो कि एक फादर है, वो अपने बेटे हैं 2-3 जनरली जो भी हैं उनको क्या कर रहा है, डे टू डे अफेयर के ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कि आप काम कीजिए। तो जो संभाल रहे हैं वो थोड़ी कोई कंट्रोल मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। कंट्रोल मैनेजमेंट मतलब जो डायरेक्शन दे रहा है, तो फादर जो डायरेक्शन दे रहा है, तो फादर कहाँ से दे रहा है, अगर बाहर से दे रहा है तो वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। तो ये बोल रहा है कि होलली और पार्टली होना चाहिए। होलली और पार्टली का मतलब या तो पूरा या कुछ ना कुछ पार्ट तो क्या है, कंट्रोल मैनेजमेंट का इंडिया में होना चाहिए। द प्लेस ऑफ सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड वेयर द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर इज सिचुएटेड। बोल दिया ना। नॉन रेसिडेंट HUF, एंड HUF इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होलली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो पार्टली मैंने बताया कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि अगर होलली नहीं है तो पार्टली होना चाहिए, तब जाके ही रेसिडेंट होगा। अगर वो भी नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा बाहर ही है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी डायरेक्शन जो करता है वो बाहर से देता है कि वो कहाँ पर है, मान के चलिए वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ से वो क्या कर रहा है, यहाँ के बिजनेस को सारे पार्ट को देख रहा है और डायरेक्शन दे रहा है, तो उस केस में वो नॉन रेसिडेंट HUF के फॉर्म में टैक्सेबल रहेगा। ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया अब आ गया, अगर वो रेसिडेंट है तो उस केस में क्या बोल दिया, ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब भी हम ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली का पार्ट देखते हैं तो जैसे आप इंडिविजुअल के फॉर्म में देख रहे थे, वैसे ही आप HUF के कर्ता का पार्ट देखिए और देखिए कि पिछले साल को छोड़ के उससे जस्ट पहले के 10 सालों में से 2 साल वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा हो, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया रहा हो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, रेसिडेंट इन इंडिया रहा हो, और पिछले साल को छोड़ के उससे जस्ट पहले के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रिसाइडेड रहा हो, ठीक है, यही है। इफ़ द कर्ता और मैनेजर ऑफ ए रेसिडेंट HUF सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन, इसका मतलब क्या है, नॉन रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे, रेसिडेंट होगा तब जाके ही तो ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली होगा। तो बोल रहा है कि अगर बोथ एडिशनल कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 जो ये दे रखी है सिंपल सी, HUF is said to be an ordinarily resident. If कर्ता और मैनेजर of a resident HUF do not satisfy both additional condition given under section 6 subsection 6, HUF is said to be a not ordinarily resident. ठीक है, टेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, क्या बोल रहा है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कर्ता फॉर द प्रीवियस ईयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट हिज स्टेटस फॉर प्रीसीडिंग 10 ईयर इज इम्पॉर्टेंट। आ गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो करता का है प्रीवियस ईयर का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे जस्ट पहले के 10 सालों का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में क्या आ रहा है, 10 सालों में से 2 साल या 7 सालों में 730 दिन का पार्ट आ रहा है। क्वेश्चन 8, कर्ता ऑफ ए HUF कम्स टू इंडिया फॉर डिसीजन मेकिंग एवरी ईयर फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 60 डेज। अब देखो चाहे वो पार्टली पार्ट के लिए आ रहा है तो रेसिडेंशियल पार्ट आ रहा है, एंड मैक्सिमम 91 डेज। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, या सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये बोल रहा है HUF फैमिली इज रेसिडेंट सिंस द कर्ता हैज कम टू इंडिया फॉर डिसीजन मेकिंग एटलीस्ट 60 डेज। तो उसमें हमने क्या बोला था कि रेसिडेंट कब है, होलली या पार्टली, तो पार्टली आ रहा है। बट द स्टे ऑफ कर्ता ड्यूरिंग 7 ईयर्स कैन बी मैक्सिमम 637 डेज, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वो 91 डेज के लिए आता है हर साल। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे जस्ट पहले करो तो 91 इंटू करके देख लेना कितने होते हैं, 7 करके देखो, तो ये होते हैं 637 ही होते हैं, ठीक है। तो ये 637 है, जबकि हमें क्या चाहिए, 730 डेज और मोर चाहिए। अब देखिए यार रखना, एडिशनल कंडीशन में एंड था, दोनों करनी थी, दोनों का मतलब क्या है, 10 में से 2 साल। तो आप देख सकते हो कि अगर वो 91 डेज़ के लिए मैक्सिमम बोल रहा है, मिनिमम 60 डेज़ के लिए आता है और मैक्सिमम 91 डेज़, तो आपको पता है कि 60 डेज़ और मोर तो हो ही रहा है। और इसके अलावा देखना मैक्सिमम 91 डेज़ के लिए आ रहा है, तो उससे जस्ट पहले के 4 साल करके देख लेना, 9 इंटू कितना, 91 इंटू 4 करके देख लेना। फिर तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी नहीं हो पा रही, 91 इंटू 4 करोगे तो एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, एडिशनल कंडीशन हो ही नहीं पा रही। चाहे देखो दोनों नहीं हो चाहे एक नहीं हो, तब भी हम क्या बोलेंगे कि बेसिक कंडीशन हो रही है लेकिन एडिशनल कंडीशन नहीं हो रही। तो उस केस में क्या होगा, रेसिडेंट तो होगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा, ठीक है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा वो, तो वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की कंडीशन पूरी नहीं करी। दोनों नहीं करेगा तब भी वो नॉट ऑर्डिनरी रहेगा, एक भी नहीं करेगा, एक कर लेगा एक नहीं करेगा तब भी वो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। ये तो आपने पहले भी देखा हुआ है।
क्वेश्चन 9, HUF फैमिली इज बीइंग मैनेज्ड पार्टली फ्रॉम मुंबई एंड पार्टली फ्रॉम जापान। पार्टली आ गया मतलब रेसिडेंट है। द कर्ता ऑफ HUF इज अ फॉरेन सिटीजन एंड कम्स टू विजिट इन इंडिया एवरी ईयर सिंस 1980s इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 105 days। डिटरमिन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फॉर प्रीवियस ईयर 1920। अब देख लीजिए कि आपको क्या बोल रहा है, जो कंडीशन है 105 है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि बेसिक तो हो ही रही है। अब हमें एडिशनल कंडीशन को देखना है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि कैसे देखना है, वो 10 में से 2 साल रेसिडेंट इन इंडिया रहा हो, तो आप देख सकते हो कि 105 दिन रह रहा है। तो 105 का मतलब क्या है कि पिछले साल मान के चलिए, अगर आप सोच रहे हो कि प्रीवियस ईयर 1920 की बात करो, तो पिछले साल वो 105 दिन रहा हो। ये वो पिछले साल नहीं, पिछले साल को छोड़ के उससे जस्ट पहले के 10 साल में दो साल क्या रहा हो, वो रेसिडेंट इन इंडिया रहा हो। तो आप ऐसे सोच के चल सकते हो ना कि अगर आपको दिमाग लगाना हो तो आप क्या बोलो, 2019-20 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें तो हमने उसकी क्या देख ली कि यार बेसिक कंडीशन वो कर रहा है। अब उससे पहले मैंने बोल दिया 2018-19 में वो 105 डेज़ के लिए आया, ठीक है, क्योंकि वो 1980 से आ रहा है। अब मुझे पता है कि वो 2018-19 में वो 105 डेज़ के लिए आया, 2017-18 में क्या है, वो 105 डेज़ के लिए आया। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं 18-19 में क्या बोलूँगा, 60 डेज़ और मोर, तो वो तो हो ही रहा है। और उससे जस्ट पहले के 4 साल करके देखिए, 105, 105, 105, 105 खुद करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 4 साल का क्या आ रहा है, 365 डेज़ और मोर आ रहा है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इस साल ये क्या है, आपका रेसिडेंट का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। वैसे 17-18 में देखिए कि 105 मतलब 60 डेज़ और मोर, और उससे जस्ट पहले के 4 साल मतलब 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, इस तरीके से पार्ट आ गया। तो उन 4 साल में वो 365 डेज़ और मोर है, तो उसमें भी क्राइटेरिया पूरा हो गया। तो 10 में से 2 साल हो गया। और आपको पता है कि पिछले साल 1920 में जब अपने जो बेसिक कंडीशन एक तरीके से जिसमें बोल दिया कि कंट्रोल है, और उससे जस्ट पहले के 7 साल आपने देख लिया, और 7 सालों में आप देख लीजिए कि 730 दिन या उससे ज़्यादा जो कर्ता या उसका मैनेजर है, कर्ता या कर्ता की ही बात कर रहे हैं क्योंकि कर्ता ही मैनेजर होगा, तो जो कर्ता है वो क्या है, जनरली 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रिसाइड किया हो, रहा हो। तो आप देख सकते हो 105 प्लस 105 प्लस 105 ऐसे 7 साल तक वो प्लस कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितने होते हैं, समथिंग 735 हो गए। तो वो 720 से ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दोनों कंडीशन एडिशनल पूरी हो रही है, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाएगा। तो इतना सिंपल बात सोचना है, ज़्यादा टिपिकल आपको सोचना ही नहीं है। अब देखिए इसमें यही दे रखा है जो मैंने बताया, HUF वुड बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। आ गया। अगर आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, होली। अगर होली या पार्टली जरा सा भी है, जैसे आपने ऊपर देखे एग्जांपल में, इफ़ द HUF इज रेसिडेंट देन द स्टेटस ऑफ द कर्ता वुड डिटरमिन वेदर द HUF इज ROR रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और यहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। नीचे देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ कर्ता इज ROR देन द HUF वुड बी ROR, इफ़ कर्ता इज RNOR। अब आपको पता है कि इसके लिए कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन पूरी करनी है, जो किसकी है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 की, जिसमें मैंने क्या बताया, वो 10, 2 ऐसे आ रखी है, और साथ में 730 दिन ऐसे आ रखी है। और याद रखना कि जब ये याद रखते हो तो ये रेसिडेंट इन इंडिया का पार्ट है कि वो इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कौन सा क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, वही वाला जो बेसिक कंडीशन का है। तो जब भी आप एडिशनल कंडीशन में ये पार्ट देखते हैं कि 10 में से 2 साल इंडिया में रेसिडेंट रहा हो, तो उसके लिए आपको बेसिक कंडीशन का पार्ट ही देखना पड़ेगा, मतलब 182 डेज़ का या 60 डेज़ एंड 365 डेज़ और मोर, ये देखना पड़ेगा। जबकि इसमें रेसिडेंट इन इंडिया से रिलेटेड ये देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टोटल 730 डेज़ होने चाहिए। पिछले साल को छोड़ देना, उससे जस्ट पहले के 10 साल की बात कर रहा है, उससे जस्ट पहले के 7 साल की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पार्ट हो गया। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो क्या है कि छोटे छोटे पार्ट और बचे हुए हैं, जैसे कंपनीज का पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि मेन तो आपका पार्ट हो गया और वीडियो थोड़ी क्या लेंथी खिंच जाएगी और इतना ज़्यादा हमें खींचना नहीं है। फर्म का पार्ट भी बचा है और एनी अदर पर्सन का पार्ट बचा है, और फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स का पार्ट बचा है, जो कि मैं आपको कवर कराता रहूँगा। जैसे ये चार्ट है आपको दिख जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी पार्ट है वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना काफ़ी अभी 1 आवर की वीडियो हो गई और आपके लिए भी एक तरीके से क्या समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो ज़रूर कवर कीजिए। इलस्ट्रेशन मैं तो जनरली आपको प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा इनसे रिलेटेड, और MCQs भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर पूरा पार्ट हो जाता है उसके बाद प्रोवाइड करूँगा, जैसे ही पूरा टैक्स इंसिडेंस का पार्ट पूरा हो जाता है उसके बाद। तो आई होप अभी तक का पार्ट तो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में दिक्कत है, तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।